हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1947। तो हम इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो देखेंगे। और हम इसमें देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए, उसके टाइम पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। हम साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, वो दो हिस्सों में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ जाती है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट नेता कौन कौन से थे उन सबको देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है इसमें इकट्ठा करेंगे। और इन सारी तमाम जानकारियों को जानने के लिए मेरे साथ इस लेक्चर में अंत तक जुड़े रहना। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें 1857 रिवोल्ट की बात की थी। तो 1857 रिवोल्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है तो 1858 में कुछ रूल्स बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स एंडेड। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो अब ख़त्म हो जाता है। क्वींस रूल स्टार्टेड। जो रानी है ब्रिटेन की जो क्वीन है उनका रूल अब यहाँ पर शुरू होता है। नो इंडियन स्टेट विल बी एनेक्सेड मतलब अब और किसी जो भारतीय स्टेट है उसको मिलाया नहीं जाएगा ब्रिटिश के शासन में। जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा या आपको मालूम भी होगा कि बहुत सारे जैसे अवध को, सितारा को, बहुत सारी जगहों को जो है उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन में शामिल कर लिया था। तो अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने मना कर दिया और क्षेत्र नहीं मिलाए जाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसरॉय बना दिया, जो ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट के लिए रूल बनाता है। वायसरॉय क्या करेगा? वायसरॉय जो है अब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों के लिए रूल बनाएगा। प्रिंसली स्टेट 562 यानी 562 थी तथा ब्रिटिश राज का हिस्सा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं थी, यानी वहाँ उनके राजे रजवाड़े शासन कर रहे थे। सीधे तौर पे वहाँ पे जो है ब्रिटिश का गवर्नमेंट वहाँ पे सीधे तौर पे नहीं चलती थी। राज रजवाड़े जो वहीं के थे वही उन पे रूल कर रहे थे, डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स का नहीं था, ठीक है। फिर और क्या होता है तो फर्स्ट वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसरॉय भी हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, क्योंकि इन्हीं को ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तब इनको वायसरॉय जो की उपाधि या पद दे दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केवल ब्रिटिश इंडिया के लिए रूल बना रहा था और जैसे कि मैंने आपको बताया अब ये प्रिंसली स्टेट के लिए भी बनाएंगे। नो फोर्स विल बी यूज इन कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। धर्म परिवर्तन के लिए कोई किसी भी तरह का फोर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये कहा गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ मेड ब्रिटिश गवर्नमेंट वेरी कॉन्शियस अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया, सो दे स्टार्टेड पॉलिसी डिवाइड एंड रूल एंड सेकेंड कैरेट एंड स्टिक। तो जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें जो यूनिटी दिखाई दी हिंदू मुस्लिम की, उसको उन्होंने देखा था, वो बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दी थी। तो उसको तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान में इस तरह की जो यूनिटी है वो आगे ना दिखे, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी में दो चीज़ें उन्होंने की। पहला था डिवाइड एंड रूल, तो फूट डालो राज करो की नीति, और दूसरा था कैरेट एंड स्टिक, यानी कि या तो कैरेट यानी कि लालच दो उनको, और या अगर वो लालच से ना माने तो स्टिक यानी कि फिर जो है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके साथ जो है उनको पनिशमेंट देकर जो है अपनी बात मनवाई जाए। तो ये पॉलिसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक। तो इसी समय पर अब जो है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी होता है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है। वायसरॉय होते हैं इसके लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन का समय 1884 से 1888 तक रहता है। जिस डेट को ये फॉर्मेशन हुआ वो है 28 दिसंबर 1885। ये क्वेश्चन आ जाता है
उसमें 28 दिसंबर आपको याद रखना है, क्योंकि 1885 तो याद रह जाता है लेकिन डेट याद नहीं रह पाती, तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। प्लेस सर गोखल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ पर हुआ था? सर गोखल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडर थे इसके एओ ह्यूम प्लस फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। एओ ह्यूम जो है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी भी थे। एओ ह्यूम जो है वो आईसीएस से रिटायर्ड हो गए थे, इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर्ड हो गए थे, और उसके बाद जो है ये इसके फाउंडर बने। 100% मीटिंग करते हैं, इसमें जो है पहले सबसे पहले क्या होता है, 100% मीटिंग करते हैं, उनमें से 28 ऑफिशियल्स होते हैं और 72 यानी 72 जो हैं वो वर्कर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ आईएनसी कादम्बरी गांगुली होती हैं। कादम्बरी गांगुली जो है फर्स्ट लेडी हु कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन इंडिया, वो पहली लेडी हैं जिन्होंने भारत में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, कादम्बरी गांगुली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 से 900 तक, या कह लें 1885 से 1905 में 1905 में 5 तक आईएनसी पर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, आईएनसी पर इल्ज़ाम लगे। ठीक है। 1885 से 1905 तक का जो समय था, उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कुछ किया उसके ऊपर जो है कुछ इल्ज़ाम लगे। वो इल्ज़ाम क्या थे? पहला, आईएनसी इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश इटसेल्फ, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो खुद ब्रिटिशर्स ने बनाई है अपने लिए। इट इज़ अ पार्टी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी फॉर पार्टी ऑफ बाबूज। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व कहा गया इसको। इसमें ये लाला लाजपत राय ने यह इल्ज़ाम लगाया था। लाला लाजपत ने कहा कि ये जो है ब्रिटिशर्स की सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब कि इन्होंने खुद अपनी सुरक्षा के लिए इसको बनाया है, ताकि आगे जो है कोई बड़ा विद्रोह हिंदुस्तानी ना करे, इस सेफ्टी वॉल्व के ज़रिए जो है वो शांत होते रहें, ये उनका मकसद था। रिप्लाई ऑफ आईएनसी, आईएनसी ने फिर इसका रिप्लाई दिया, उन्होंने इसका जवाब दिया। ऑन नवंबर उन्होंने नंबर पर जवाब दिया कि नंबर कम है, लेकिन हम पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इसलिए पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा कि हम कम लोग हैं लेकिन हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जो है भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं इस पार्टी में। ठीक है। एओ ह्यूम ने अगर हमें सेफ्टी वॉल्व के लिए यूज़ किया तो हमने भी कैटालिस्ट करके उसके साथ मिलकर भारतीयों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। वो क्या कहते हैं कि अगर एओ ह्यूम ने हमें सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ किया है तो हमने भी क्या किया है, कैटालिस्ट करके, यानी उत्प्रेरक होके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया, ताकि जो है हम भारतीयों के हित की बात कर सकें। ठीक है। फिर आगे क्या होता है? स्टार्टिंग 20 ईयर्स ऑफ आईएनसी वॉज कॉल्ड मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी। शुरुआती 20 साल जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मॉडरेट कहे जाते हैं, यानी उदारवादी। कैसे थे? उदारवादी थे, है ना। उदार वाले जो लोग थे उसमें वो उदारता वाले थे, उदारवादी थे, मॉडरेट थे। आईएनसी 3P यानी कि प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती थी इन 20 सालों में? प्रेयर करती थी ब्रिटिशर्स के सामने, पिटीशन करती थी, याचिका करती थी, प्रोटेस्ट करती थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इन 3P का विरोध किया था, ये कहते हुए कि हमें प्रार्थना करने और भारतीयों के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा देश है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है जो मॉडरेट जो तरीका था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको पसंद नहीं करते थे, और उनको लगता था कि ये हमारा देश है और हमें किसी से मांगने की, ख़ासतौर से ब्रिटिशर्स से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, या उनसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा हक बनता है। तो इस तरह उनकी सोच जो है वो जो मॉडरेट लीडर थे उनसे अलग थी।
लीडर्स ऑफ मॉडरेट फेज, तो ये जो 20 साल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसमें कौन कौन से लीडर्स हुए? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये लोग थे। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन 1905 में, 1905 में क्या है? लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय बनता है। अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन अनाउंस करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है वो बंगाल का पार्टीशन अनाउंस करता है। पार्टीशन कैसा होना था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक तरफ, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश प्लस असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक तरफ कर देना था। इस तरीके का जो है पार्टीशन करने की योजना बनाई गई। अब पूरा दिख रहा होगा आपको? हाँ, तो ये बनाई गई योजना। बट INC अंडरस्टैंड दैट, लेकिन INC ने समझ लिया। INC ने क्या समझा? बंगाल में हिंदू प्लस ओडिया लैंग्वेज प्लस हिंदू मेजोरिटी है। उन्होंने उन्होंने ये समझा कि बंगाल में जो है हिंदी उड़िया ज़बान बोलने वाले लोग और हिंदुओं की मेजोरिटी है। ईस्ट बंगाल में क्या है? बंगाली लैंग्वेज है और मुस्लिम की मेजोरिटी है। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे थे? हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना चाह रहे थे। उनका ये डिवाइड करने का प्लान था, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समझ लिया। तो INC ने कहा तुम लोगों को भाषा धर्म के आधार पर बांटना चाहते हो, ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1905 न्यू वायसरॉय लॉर्ड मिंटो सेकंड इम्प्लीमेंटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1905 व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट द टाउन हॉल कलकत्ता। तो जब ये पार्टीशन लागू किया गया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो थाउजेंड्स लोग जो हैं इम्प्लीमेंटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट टाउन हॉल कलकत्ता में इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। कृष्ण कुमार मित्र ही वॉज एडिटर ऑफ युगांतर, युगांतर के एडिटर थे कौन? कृष्ण कुमार मित्र। या न्यूज़पेपर, ये युगांतर क्या है? न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर कलकत्ता में छपता था। कृष्ण कुमार मित्र एडवाइज देता है कि बॉयकॉट करना चाहिए। ये जो इन्होंने पार्टीशन किया है इसका क्या करना चाहिए? हमें बॉयकॉट करना चाहिए। एंड दिस स्टार्टेड द फर्स्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और इस तरह जो है पहला मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो प्रारंभ होता है। अब इसमें बायकॉट किया जाता है, आप इसे बॉयकॉट के लें, बायकॉट के लें, ठीक है। तो बायकॉट किया जाता है क्लोथ्स का, गुड्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, कोर्ट का, स्कूल। सोशल बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया मींस ब्रिटिश कॉलोनी का भारतीयों द्वारा हुक्का पानी बंद। तो जो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी उनका जो है सोशल बायकॉट किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, यानी उनके साथ उनको जो है कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देंगे और इस तरीके से जो है उनको अपने आप से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये सारा बॉयकॉट होता है। इन दिस मूवमेंट इंडियन स्कूल्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड। और इस मूवमेंट में जो है भारतीय विद्यालय और भारतीय इंडस्ट्रीज़ जो है वो शुरू की जाती हैं। फिर आगे क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग लिखा उन्होंने। इस समय पे रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग लिखा अमर सोनार बांग्ला। ये अब बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। इंडियन फेस्टिवल्स यूज डिफरेंटली, इंडियन फेस्टिवल्स जो थे उनको डिफरेंटली यूज़ किया गया। दुर्गा पूजा में मुस्लिम स्टॉल लगाते तथा हिंदू सामान खरीदते। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए किया गया। स्वदेशी मूवमेंट जो था, आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट दो जॉइंट द मासेस बट इट सेपरेटेड द नेशनलिस्ट्स। अब इसमें क्या हुआ कि मास को तो इसने जोड़ दिया, लोगों को आपस में जोड़ा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी। लेकिन क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो जो है दो हिस्सों में बट गए, उनमें जो है विभाजन आ गया। कैसे हो गए? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। दो हिस्से में कौन से थे? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो जैसे कि आप शुरू में ही देख रहे हैं कि तिलक जो है वो मॉडरेट्स के विचारों से कुछ खास प्रभावित नहीं थे।
तो अब आके जो है वो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। मॉडरेट्स कौन कौन थे वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक्सट्रीमिस्ट में कौन से नाम प्रमुख हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अरबिंदो घोष, लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरबिंदो घोष युगांतर न्यूज़पेपर के सब एडिटर थे। ही इज़ द फादर ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। न्यूज़पेपर में बहुत ही क्रांतिकारी विचार लिखते थे जो युवाओं को झंझोड़ते थे। आईएनसी सेशन 1906 मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट रेडी टू वर्क टुगेदर बट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन दादा भाई नरोजी सॉल्व द सिचुएशन। तो क्या होता है कि आईएनसी में 1906 में जब ये एक सेशन होता है, एक अधिवेशन होता है, तो जो मॉडरेट्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। तो जैसे कैसे करके दादा भाई नौरोजी जो है उनको मना लेते हैं, सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बट 1907 में 1907 एट सूरत कांग्रेस डिवाइडेड, इसलिए इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। सूरत का जो सेशन होता है वहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वारा पॉलिसी यूज़ की गई। अब ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसी यूज़ की। पॉलिसी उन्होंने क्या यूज़ की, इनको हैंडल करने के लिए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को हैंडल करने के लिए। मॉडरेट्स को हैंडल करने के लिए उन्होंने कैरेट यानी स्वशासन की बात की, कि लालच दिया कि हम आपको जो है स्वशासन देंगे, आप जो है अपना स्वशासन कर सकेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट के साथ स्टिक की पॉलिसी यूज़ की, यानी कि डंडा कसा उन पे, कि बहुत ज़्यादा डंडा कसा, सख्ती की उनके साथ। ठीक है, अब दिखाते हैं एक्सट्रीमिस्ट के साथ क्या सख्ती हुई, क्या स्टिक की पॉलिसी अपनाई। पहला, लाला जी एग्जाइल्ड फ्रॉम पंजाब। लाला जी को जो है पंजाब से एग्जाइल कर दिया, पंजाब से तड़ीपाल या बाहर किया। अरबिंदो घोष को 3 ईयर जेल, आफ्टर दैट ही गो टू पौंडीचेरी, वहाँ जाकर सन्यासी बन गए। अरबिंदो घोष को 3 साल की जेल कर दी थी, उसके बाद वो जाकर पौंडीचेरी चले गए और वहाँ पर जाकर सन्यासी हो गए। तिलक जो थे, तिलक बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल हुई और बर्मा में उनको भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल जो थे फ्लेड अवे टूवर्ड्स नेपाल, उनको जो है नेपाल भेज दिया, नेपाल चले गए वो। ठीक है, तो इस तरह क्या किया उन्होंने, इन चारों को अलग अलग कर तोड़ दिया। ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनको उन्होंने तोड़ दिया, चारों को अलग अलग कर दिया स्टिक की पॉलिसी अपनाकर। ठीक है, सख्ती से डंडा कसा इनके ऊपर। 1906 में एक ढाका मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। क्या हुआ, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी। इसमें कौन कौन लोग थे, नवाब सलीम उल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, वकार उल मुल्क, इसमें ये सभी सदस्य शामिल थे। ठीक है, 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ, मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट हुआ। ये प्लान बनाया गया उस जज किंग फोर्ड्स को उड़ाने का जिसने गर्मपंथी क्रांतिकारियों को सजाएं दी थी। मैंने ये ऊपर आपको बताया क्या क्या सजाएं दी गई थी, जेल भेज दिया गया था, है ना, और पंजाब से जो है उनको तड़ीपाल कर दिया था, सारी चीज़ें बताई आपको। तो ये जो फैसला है वो किंग फोर्ड्स जो जज थे उन्होंने दिया था, तो उनको उड़ाने का प्लान बनाया गया। परंतु जज की जिस गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया उस दिन गाड़ी में जज के पड़ोसी लॉयर कैनेड की वाइफ और डॉटर थी और उनकी इस बॉम्ब से मृत्यु हो गई। तो जज तो बच गए, लेकिन उनके जो पड़ोसी थे, कैनेड करके उनका नाम है, लॉयर थे वो, और उनकी बेटी जो है उनकी वाइफ और बेटी उस दिन गाड़ी में बैठी थी, वो बॉम्ब से जो है मर गई। ठीक है, बॉम्ब खुदीराम ने लगाया था जिसने आत्महत्या कर ली थी। और प्रफुल्ल चक्की जिसने ये बॉम्ब बनाया था उसको फांसी की सज़ा हुई। ठीक है, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर आगे क्या हुआ, फिर 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आए। मिंटो जो हैं वो वॉइस रॉय थे और मार्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसमें प्रस्ताव आया, इंडियन विल बी इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा।
इंडियंस विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन काउंसिल एट लंदन, जो लंदन में इंडियन काउंसिल है उसमें भी इंडियंस को शामिल किया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट टू इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाएगी। हिंदू ज़मींदार के लिए अलग उसकी इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाएगी चुनाव प्रक्रिया की, ठीक है। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कोलकाता, इन सब के लिए जो है अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया का प्रबंध किया गया, ठीक है, किया जाएगा, ये बात कही गई, ठीक है। प्रपोजल था ना ये। For this proposal, Gopal Krishna Gokhale commented that good governor is not the substitute of self governor. तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अच्छी सरकार जो है वो सब्सिट्यूट नहीं हो सकती है स्वयं की सरकार का। मतलब हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारी खुद की सरकार हो, हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग अच्छी सरकार बना दो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारा स्वशासन हो, खुद का शासन हो, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा गुड गवर्नर इज नॉट द सब्सिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नर, सॉरी थोड़ा मुझसे गलती हो गई पढ़ने में। ये कह रहे हैं गुड गवर्नर, यानी कि अच्छा गवर्नर जो है वो सब्सिट्यूट नहीं होता है सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। देयरफॉर आईएनसी रिजेक्टेड दीज रिफॉर्म्स, तो इसको जो है आईएनसी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इस रिफॉर्म को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देख रहे हैं आप कांग्रेस का इतिहास कितना बड़ा है। और ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट बता रही हूँ। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। 1911 में दिल्ली दरबार लगा टू वेलकम द किंग ऑफ ब्रिटेन जॉर्ज पंचम एंड क्वीन विक्टोरिया। दिल्ली दरबार जब लगा तो जो है जॉर्ज पंचम और क्वीन विक्टोरिया जो है वो भारत आए। उनका वेलकम करने के लिए गुलाब सिंह डोगराज फैमिली को दिल्ली बुलाया गया। गुलाब सिंह डोगरा की फैमिली को दिल्ली बुलाया गया। ये गुलाब सिंह डोगरा वही हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिन्होंने कोहिनूर को लिया था, कोहिनूर ख़रीदा था, ठीक है। उन्होंने उपहार के तौर पर कोहिनूर क्वीन को दे दिया। तब से जो है कोहिनूर इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। अनाउंस दैट न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी दिल्ली, और इसमें इस दिल्ली दरबार में अनाउंस किया गया है कि अब अब जो है दिल्ली नई कैपिटल होगी इंडिया की। लेकिन ये बनी 1912 में, 1911 में अनाउंस कर दिया था, लेकिन दिल्ली जो है कैपिटल बनी 1912 में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल्ड, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको रद्द कर दिया गया। बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार एंड उड़ीसा दोनों की एक ही राजधानी पटना बनाई जाएगी, ये बात कही गई, ठीक है। 1912 में बॉम्ब ब्लास्ट एट टाउन हॉल दिल्ली। फिर 1912 में क्या होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है टाउन हॉल दिल्ली में, चांदनी चौक में। वायसरॉय हैं इस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उनको उड़ाया गया, ठीक है, उनको उड़ा दिया गया इस बॉम्ब से। और ये किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। वायसरॉय इंजर्ड बट सर्वाइव्ड, वायसरॉय जो थे लॉर्ड हार्डिंग, वो इंजर्ड तो होते हैं लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाती है जान उनकी, ठीक है, मृत्यु नहीं होती। रास बिहारी बोस फ्लेड अवे नेपाल, फिर जो है रास बिहारी बोस जो है वो नेपाल चले जाते हैं। वहाँ 2-4 साल रहकर वापस कलकत्ता में नाम बदल कर रहने लगे, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर आगे क्या हुआ, 1914 में कमागटरा मारू शिप इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट क्या था, सिंगापुर से कनाडा जो है जहाज जो है शिप जा रहा था, जिसमें सारे इंडियंस थे, ठीक है, सारे इंडियंस थे इसमें। जब ये ऑन द वे यानी रास्ते में था, तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया, जिसके तहत कनाडा ने रूल बनाया कि कोई भी ब्रिटिश कॉलोनी का शिप उनके देश में नहीं आएगा, ठीक है। इस कारण शिप कनाडा से सिंगापुर की तरफ जाता है, वहाँ पर भी यही बात सामने आती है। तो फिर वो भारत आए, तो सिंगापुर गए तो सिंगापुर में उनको एंट्री नहीं मिली, कनाडा में उनको एंट्री नहीं मिली, तो फिर वो वापस कहाँ आए, भारत की तरफ आए वापस। अब भारत जब वापस आए तो क्या हुआ,
तो हुआ ये, पोर्ट कलकत्ता हल्दिया वहाँ पर पहुँच गए। ब्रिटिश ने यह सोचा कि यह दुश्मन राष्ट्र सिंगापुर और कनाडा से होकर आया है, इसमें दुश्मन होंगे, तो ब्रिटिश सोल्जर्स ओपन फायर टू इंडियंस ऑन शिप। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उन्होंने ओपन फायर कर दी उन तमाम इंडियंस पे, ये सोचकर, उन पे संदेह कर और इस तरह जो है बहुत सारे इंडियंस को जो है उन्होंने मार गिराया। कुछ ही जिंदा बच जाते हैं जो इस वारदात को वापस जाकर बताते हैं, वरना तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, फिर अब हम आते हैं 1914 में। 1914 में M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, J.L. नेहरू, S.C. बोस, अरुणा आसफ अली, ये फीमेल हैं, वल्लभ भाई पटेल, ये ऑक्सफोर्ड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? एक साथ पढ़ रहे थे और अब वापस आकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं तथा आईएनसी से भी जुड़ते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ते हैं, और इनके एक जैसे हित देखते हुए ये आईएनसी और मुस्लिम लीग को एक साथ ले आते हैं। दोनों में जो है दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, आईएनसी और मुस्लिम लीग। ठीक है, क्योंकि दोनों के हित तो एक ही थे, दोनों जो है क्या चाहते थे? हिंदुस्तान की बेहतरी ही चाहते थे। 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग साथ जुड़ते हैं। 1928 में मुस्लिम लीग एंड आईएनसी विल बी सेपरेटेड, लेकिन 1928 में क्या होता है, दोबारा से जो है मुस्लिम लीग और आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेपरेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1928 तक मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी जो हुई। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको स्वराज के बारे में और बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ तक इसको समझ लें, क्योंकि इसके बाद जो सारी घटनाएं हुई वो गांधी जी के इसमें जुड़ने के बाद से हुई। तो हम उन सब चीज़ों को जो है हम गांधीयन एरा जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ जुड़े रहें और खूब खूब सपोर्ट करें और तमाम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की सहायता करें। इस वीडियो को और मेरे चैनल पर उपलब्ध तमाम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल वीडियो को देखकर उन तक पहुंचाकर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।